तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 7 को, जो कि माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। इसके अंदर हमको ढेर सारी डिटेल्स और कहानी काफी आगे बढ़ जाती है। हमको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि हमको पहले देखने के लिए नहीं मिली थी। तो आपको ये देखकर काफी मजा आएगा। और देखो, हेल यूनिवर्सिटी का आखिरी एपिसोड जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि मैंने नरेशन ना करके प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, पूरी थ्योरी बताई थी, सब कुछ डिटेल में बता दिया था। लेकिन आप सबको शायद से सीन बाय सीन चाहिए, एपिसोड वाइज चाहिए। तो देखो, मैं उस वीडियो को भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आपको 20 से 25 हजार लाइक और कम से कम 500 से 700 कमेंट करने होंगे। अगर मैं मेहनत करूंगा तो आपको भी एक्साइटमेंट शो करनी होगी कि हाँ, आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हो। अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट में मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा जो कि 2 घंटे की होगी। लेकिन इन केस अगर कोई 2 घंटे की वीडियो देखना नहीं चाहता, उसको खाली 30 मिनट में समझना है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। और इससे पहले वाले 6 एपिसोड्स को देख लो सीजन 4 के। अदरवाइज आपको फ्रॉम सीजन 4 का 7वां एपिसोड समझ में नहीं आएगा। उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत जेड और रैंडल को दिखाते हुए होती है, जो कि कॉलोनी हाउस के उस बेसमेंट के अंदर बॉयड के द्वारा डिस्कवर करे गए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिलता। अब जेड को ऐसा लगता है कि अगर वो इस साइड से नहीं खुल रहा है तो हो सकता है कि काफी चांसेस हैं कि दरवाजा दूसरी साइड से खुलता हो, जो कि उन टनल से कनेक्टेड है, जो कि उस गुफा तक जाते हैं जहां पर क्रीचर्स रहते हैं, यानी कि जेड के विजन के मुताबिक। और इसलिए सेफ्टी के लिए वो दरवाजे पर एक टेलिस्मैन लगा देता है, ताकि अगर उस साइड से मॉन्स्टर यहाँ पर आने की कोशिश करें तो वहां पर आ ना पाए। अब इसी बीच बॉयड और कैनी हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो कॉलोनी हाउस में नहीं था और दूसरी बात उन्हें उससे टैबी के मिरांडा का पुनर्जन्म होने के बारे में बात करनी थी। अब जब वो हेनरी को कॉलोनी हाउस में लड़खड़ाते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वहां पर उसने बहुत नशा करा हुआ था, दारू पी रखी थी और शायद सोफिया के खून की वजह से और भी ज्यादा नशा उसका बढ़ गया था। बेसिकली वो यही हुआ कि उसको विजन दिखाने के लिए होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए होगा। खैर, अब वो ये सोचने लगते हैं कि उसे कैसे बताया जाए इस बारे में कि उसकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन एक अलग इंसान के रूप में, जबकि अभी तक वो मिरांडा के मौत के हालात को ही समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बॉयड सीधा ही सच बताने का फैसला करता है, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। वो हेनरी को विक्टर के कमरे में ले जाता है और बाप बेटे दोनों को साफ साफ बता देता है कि मिरांडा का पुनर्जन्म ही टैबी है। हेनरी ये सुनते ही पूरी तरह गुस्से और सदमे में आ गया था और वो कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती और वो इतनी खतरनाक बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। अब बॉयड फिर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या विक्टर ने उसकी बात समझी या फिर नहीं, लेकिन विक्टर साफ कह देता है कि वो बॉयड की बात समझ गया है, लेकिन वो इस बारे में बार बार बात ना करे। इसके बजाय वो चाहता था कि बॉयड मैन इन येलो को ढूंढे, क्योंकि उसके टाउनशिप में वापस आने का मतलब ये है कि वही भयानक हत्याकांड फिर से दोहराया जा सकता है, जिसने कि विक्टर के बचपन में वहां के सभी लोगों को खत्म कर दिया था और विक्टर को इस तरह से छोड़ दिया। बॉयड नीचे जाता है और सब रेसिडेंट्स के साथ रीइंकार्नेशन वाली थियोरी को शेयर करता है। बागता ये पूछती है कि अगर सेंट्रल ग्रुप के कैरेक्टर्स पिछले रेसिडेंट्स के रीइंकार्नेटेड वर्जन्स हैं, तो क्या बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर जो हैं, यानी कि जो दूसरे लोग हैं, वो भी खत्म होकर यहाँ पर रीइंकार्नेट हुए हैं? तो जेड कहता है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है, और इससे बाकी सब लोगों को कोई मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग डेवलप करने से भी रोका जा सकता है। अब रैंडल ये बोलता है कि अगर पिछले रेसिडेंट्स के रीइंकार्नेटेड वर्जन्स को ही लीड लेना है तो फिर बाकी लोग यहाँ पर क्यों हैं? तो जेड सोचता है क्योंकि अंकुई बच्चे अचानक अलग अलग जगहों पर दिख जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, बेसिकली अपनी क्राइस को उन लोगों तक पहुंचा रहे थे, जो कि खाली 2 ही लोग थे, जो कि थे जेड और टैबी। और सबसे बड़ी बात कि सोफिया जो थी, यानी कि मैन इन येलो, ये सारी चीजें सुनकर काफी हैरान सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो लोग जो हैं सच्चाई के काफी करीब थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इन लोगों को पता था कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, लेकिन बॉयड का ये कहना था कि शायद से यहाँ पर इन चीजों का होना काफी जरूरी है, तभी वो लोग यहाँ पर आगे पहुंच पाएंगे सच्चाई तक। अब चाहे ये लोग उन बच्चों की या फिर उन आत्माओं की हेल्प कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन कम से कम उन्हें ये प्लान थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है कि बच्चों की हड्डियां ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि टाउन का ये जो लूप है वो टूट पाए। और अगर उनको ये पता चल जाए कि ये बच्चे या फिर उनकी आत्माएं वाकई मौजूद हैं, तो वो समझ पाएंगे कि मिस्ट्री सॉल्व करने में उनका रोल कितना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात कि क्रिस्टी को ऐसा लगने लगता है कि ये पूरा डिस्कशन ही बेकार है। बॉयड कहता है कि हाँ, उसने भी ऐसा ही सोचा था। और सबसे बड़ी बात कि जेड के मशरूम ट्रिप पर उसने ये सब देखा, तो क्रिस्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये सब रियल है या फिर नहीं। लेकिन बॉयड इस बात को चैलेंज करता है और बेसमेंट वाले दरवाजे का जिक्र करता है कि अगर ये गलत होता तो वहां पर जो बेसमेंट के अंदर दरवाजा मिला है वो भी वहां पर नहीं होना चाहिए था, और उसके हिसाब से
वो दरवाजा सबसे बड़ा सबूत है कि टाउनशिप के अंदर मशरूम ट्रिप नॉर्मल मशरूम ट्रिप जैसा नहीं होता, बल्कि वो फ्रॉमविल के सबसे बड़े राज को देखने की एक खिड़की बन जाता है। अब मैरियल इस बात पर सवाल उठाने लगती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था या फिर जो आवाजें उनको आया करती थी वो भी उनसे झूठ बोल रही थी। तो क्या पता ये चीज सच हो या फिर नहीं। हो सकता है कि ये खाली डाउट पैदा करने के लिए हो या फिर कुछ और डेंजरस बाहर निकलवाने के लिए हो सकता है कि दरवाजे के पीछे टनल्स के अंदर और भी कुछ खतरनाक चीज बंद हो सकती है। खैर अब बॉयड कहता है कि हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन उसका मानना है कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। वो वाला जो मैसेज है वो ये दिखाता है कि वो लोग टाउनशिप की मिस्ट्री सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच रहे हैं और इस जगह का क्रिएटर या फिर येलो सूट वाला आदमी जो है वो इस बात से डरा हुआ है। हम देख भी पाते हैं कि सोफिया के चेहरे पर थोड़ा सा डर तो था। खैर अब यही बात होती है कि उनको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और अंगोई बच्चों की हड्डियों तक पहुंचना होगा, उनको खत्म करना होगा और फिर उम्मीद करनी होगी कि इससे उनको आजादी मिल पाएगी। बॉयड अब कुछ और कह पाता उससे पहले ही हेनरी वहां पर आ जाता है और बॉयड की पूरी मीटिंग को बीच में रोक देता है और फिर चला जाता है ये कहते हुए कि वो जो कुछ भी उसके बारे में और उसकी बीवी के बारे में फैला रहा है वो बिल्कुल गलत है और इससे उसकी बीवी का चरित्र खराब हो रहा है, तो वो ऐसी बातें बिल्कुल ना करे। बॉयड उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जेड कहता है कि वो हेनरी से बात करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश जेड जितनी भी कोशिश कर हेनरी अभी भी रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में बॉयड जेड से कहता है कि फिलहाल हेनरी को थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए और उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तभी ईथन देखता है कि टैबी जिम के कपड़ों को देख रही है और उनकी खुशबू महसूस करने की कोशिश कर रही है जिससे वो जिम को याद कर सके। इनफैक्ट ईथन कहता है कि वो खुद भी कभी कभी ऐसा करता है। अब क्योंकि जूली घर आ चुकी होती है तो ईथन टैबी से कहता है कि नीचे आकर जूली को सेटलमेंट में जो कुछ हुआ है वो उसके बारे में बता दे। अब ये सब बताने के बाद में टैबी जूली को समझाती है कि वो टाउनशिप में पहले भी आ चुकी है, जी चुकी है और खत्म भी हो चुकी है और यहाँ पर कई लोगों के रीइंकार्नेटेड वर्जन ऑलरेडी हैं और उनमें से एक मिरांडा भी थी। इतनी सारी बातें एक साथ सुनने के बाद जूली को सब कुछ प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था और इसलिए वो बाहर निकल जाती है और गांजा फूकने लगती है कि तभी टैबी और ईथन जूली के हाई होने वाले सेशन को बीच में रोक देते हैं ताकि पहले वाली बात को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर टैबी काफी गुस्सा कर रही थी जूली के ऊपर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉन्वर्सेशन जो है ना यार वो यहाँ पर लॉजिकल एंड क्यों नहीं होते। आई मीन यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही थी, जूली यहाँ पर खुद स्टोरी वॉकिंग कर सकती थी तो उसको यहाँ पर रीइंकार्नेशन वाली बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा था। आई मीन ये बहुत ही वियर्ड सी बात है टाउन के अंदर कि इतनी सारी वियर्ड चीजें देखी हैं लेकिन ये लोग किसी बात पर बैठकर कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, किसी भी चीज को अच्छे से समझते भी नहीं है। लेकिन जूली जो होती है वो टैबी से कहती है कि अगर वो इस थ्योरी को मानते हुए उससे कोई हेल्प लेने की उम्मीद कर रही है तो वो खुद को ही निराश होने के लिए रेडी कर रही है। जूली के हिसाब से टाउनशिप का कोई भी हिस्सा अपने कैदियों की हेल्प करने के लिए नहीं बना हुआ है, ये टाउन बहुत ही अलग टाइप का है। टैबी जवाब देती है कि उसे पूरा यकीन है कि ये नया क्लू उन्हें इस जहन्नुम जैसी जगह से बाहर निकलने में हेल्प करेगा और यहाँ पर वो बहुत पहले ऑलरेडी आ चुकी है, उसको सब कुछ याद है जब वो छोटी बच्ची थी। यानी कि उसका एक रीइंकार्नेटेड वर्जन नहीं है बल्कि काफी सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जेड का भी था। खैर वो और जेड इस बात को लेकर इतने श्योर हैं कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बाकी रेसिडेंट्स के साथ भी शेयर कर दी है, लेकिन जूली को ये बात बहुत बेकार लगती है और वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है। इससे उसके पिता और उसकी माँ के रिश्ते पर एक तरह से लालछन लग रहा था। एनीवेज वो टैबी और ईथन को छोड़कर वहां से जाने लगती है ताकि वो आराम से अपने ड्रग्स कर सके, उसको अपना दिमाग शांत करना था। अब जैसी जूली सीन से बाहर जाती है तो विक्टर की एंट्री हो जाती है। अब विक्टर ये चाहता था कि टैबी और ईथन उसके साथ जंकयार्ड में चलें, जहां पर टाउनशिप के अंदर आई पुरानी और छोड़ी हुई गाड़ियां रखी हुई थी। उसका कहना था कि वो उस गाड़ी को देखना चाहता है जिसे बहुत साल पहले येलो सूट वाले आदमी ने टाउनशिप में आने के लिए इस्तेमाल किया था। अब जब ईथन, टैबी और विक्टर जंकयार्ड में पहुंचते हैं तब हेनरी उन्हें ढूंढते हुए टैबी के घर आता है और बैकग्राउंड में सोफिया को चुपचाप घूमते हुए भी दिखाया जा सकता है। अब घर के अंदर हेनरी की नजर टेबल पर रखी हुई कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है जो कि शायद से यहाँ पर विक्टर ने ही बनाई थी। अब जैसे ही वो उन तस्वीरों को देख रहा होता है तो उसको एक अजीब सा विजन आता है जो कि पक्का यहाँ पर हुआ था सोफिया के खून के मिलने से, जब उसने वो ड्रिंक कर लिया था। अब उसको दिखाई देता है कि वो खुद एक हॉस्पिटल बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको सलाइन ड्रिप चढ़ी हुई है और EKG मशीन जो है वो उससे कनेक्टेड हो रखी है। लेकिन कुछ ही पल के बाद में ये विजन खत्म हो जाता है और हेनरी होश में वापस आ गया था, लेकिन वो अंदर तक हिल चुका था कि उसने क्या देखा। अब देखो ये थियरी सही हो सकती है कि जितने भी लोग टाउन के अंदर हैं वो शायद से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हॉस्पिटल के अंदर थे और कहीं ना
कहीं कोमा के अंदर भी थे, जिससे उनकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया के अंदर पहुंच गई थी, यानी कि फ्रॉमविल के अंदर। एनीवेज अब वापस से जंकयार्ड के अंदर ईथन, टैबी और विक्टर को दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें येलो सूट वाले आदमी की गाड़ी मिल जाती है जो कि ब्राउन कलर की थी। साथ ही साथ टैबी को मिरांडा की पुरानी गाड़ी भी दिखती है। अब विक्टर जब येलो सूट वाले आदमी की कार के ग्लव बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे दांतों से भरी हुई एक पोटली मिलती है। और आपको याद हुआ कि दांत कलेक्ट करना शायद से येलो मैन की पुरानी आदत या फिर ट्रेडिशन का हिस्सा था, बेसिकली एक ट्रॉफी की तरह। आपको याद हुआ कि उसने फादर के भी दांत को तोड़कर अपने साथ रख लिया था। पक्का वो ट्रॉफीज की तरह इन चीजों को कलेक्ट करता है। और आपको याद हुआ कि सोफिया ने भी पेस्टर का दांत यादगार के रूप में संभाल कर उसे रख लिया था, और इसलिए दोनों बातें शायद से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और इतने सारे दांतों के होने का मतलब ये था कि वो ये काम बहुत सदियों से करता आ रहा है। एनीवेज दूसरी ओर टैबी जैसे ही मिरांडा की कार के अंदर झांकती है, उसकी पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती हैं कि वो कैसे यहाँ पर कार चलाकर आई थी। उसको मिरांडा की मेमोरीज दिखती हैं और टाउनशिप के अंदर पहली बार आना या फिर उसके अंदर ड्राइव करना। ये सब देखकर विक्टर बुरी तरह घबरा जाता है। वो कहने लगता है कि उन्हें ईथन को आने वाले मैसेकर के लिए तैयार करना होगा। वो उसको दांत दिखाना चाह रहा था। विक्टर का मानना था कि जब मिरांडा टाउनशिप में आई थी तब उसके साथ एक लड़का और एक लड़की थी, यानी कि एलॉइस और वो खुद, और उन दोनों में सिर्फ लड़का यानी कि विक्टर जिंदा रहा और उसने बहुत कुछ झेला इतने सालों में। अब क्योंकि टैबी मिरांडा की री इनकारनेशन है और वो भी टाउन के अंदर एक लड़के और एक लड़की के साथ आई है, तो विक्टर को लगता है कि इस बार भी वही पैटर्न रिपीट होगा और आखिर में सिर्फ ईथन बचेगा। लेकिन विक्टर की ये बातें ईथन को बहुत परेशान कर देती हैं और वो गुस्से में डर के मारे जंकयार्ड छोड़कर जाने लगता है और टैबी विक्टर को डांट कर ईथन के पीछे जाने लगती है। वैसे यहाँ पर विक्टर की थियोरी में एक प्रॉब्लम भी नजर आती है। मिरांडा के साथ सिर्फ एक लड़का और लड़की आए थे, लेकिन टैबी अपने बेटे, बेटी और हस्बैंड जिम के साथ आई थी। एंड ऑब्वियस ही बात है, जिम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो सिचुएशन सेम नहीं थी। तो क्या जिम की मौत ने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया था? खैर, अब जूली जो होती है वो डाइनर के अंदर बैठकर कॉफी पी रही होती है और डाइनर में एल्जिन उसके पास आकर बैठ जाता है, जो कि कुछ लोगों के साथ में आया था। दोनों जिम की मौत, एल्जिन की आंख कितनी जल्दी ठीक हो रही है और मिरांडा के टैबी के रूप में री इनकारनेट होने वाली बात के बारे में बात करते हैं। एल्जिन पूछता है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि टैबी असल में मिरांडा की री इनकारनेशन है, तो क्या उनके पास टाउनशिप से निकलने का कोई मौका है? तो जूली फिर वही बात दोहराती है कि जो वो पहले भी कह चुकी है। उसके हिसाब से जब भी कोई इंसान इस जगह की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम मौत ही होती है। लेकिन एल्जिन जो होता है वो नेगेटिविटी वाली सोच से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि टाउनशिप से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है और उसका सोचना था कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। और एल्जिन का ये मानना था कि उनको उम्मीद बनाए रखनी होगी और हार नहीं माननी है, क्योंकि ये जगह यही चाहती है कि वो लोग टूट जाएं और हार मान लें। और हाँ, आपको याद होगा कि डाइनर के अंदर एल्जिन कुछ लोगों के साथ आया था, तो उसको अकोस्टा ने ही भेजा था वहां पर ताकि वो कुछ चीजों के बारे में सर्च कर सके जो कि बॉयड ने उसको कही थी, यानी कि मैन इन येलो के बारे में कुछ हिंट मिल जाए। और तभी एल्जिन वहां पर जाकर जूली से बात करने लग गया था। अब जेड, बॉयड और कैनी कॉलोनी हाउस में बैठकर यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि टनल्स के अंदर जाकर अंकुई बच्चों की हड्डियों तक कैसे पहुंचना है और वापस जिंदा कैसे निकलना है बिना क्रीचर्स के हाथों मारे गए। अब सबसे पहले बॉयड ये कहता है कि जेड को विक्टर और टैबी के टनल वाले ट्रिप से मिली सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके पूरी टनल्स का एक लेआउट या फिर मैप बनाना चाहिए और इससे उन्हें हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता चल जाएगा और प्लानिंग करना आसान होगा। बॉयड ये भी कहता है कि जेड को रैंडल से बात करनी चाहिए, क्योंकि क्रीचर्स की मूवमेंट पैटर्न्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है, एज आपको पता है कि उसके साथ क्रीचर्स ने क्या किया था। खैर, रैंडल हर रात उस श्रापित बस के अंदर रहता है और क्रीचर्स को इधर उधर घूमते हुए ऑब्जर्व करता रहता है और इसलिए उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो काफी वैल्यूएबल हो सकती हैं। अब कैनी एक वार्निंग देता है। उसका ये कहना था कि चाहे वो जो कुछ भी प्लान बना लें या फिर जिससे भी सलाह ले लें, उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जितनी ज्यादा वो टाउनशिप को हराने की कोशिश करेंगे, टाउनशिप उतनी ही ज्यादा ताकत से उन्हें अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेगा। अब जब ये डिस्कशन चल रही होती है तो जेड नोटिस करता है कि बॉयड के हाथों की कंपन यानी कि ट्रेमर जो थे वो जो सीजन 3 के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि उसकी पार्किंसंस डिजीज बहुत बढ़ती जा रही थी। जेड अब इस बात को देखकर चिंतित होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि फिलहाल उन्हें इस दिक्कत को साइड में रखकर जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। उसका मानना है कि रेसिडेंट्स को इतनी सारी रीइंकारनेशन और मिस्ट्री वाली इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर उन्हें ज्यादा देर तक बिना किसी एक्शन प्लान के छोड़ दिया गया तो लोग बेचैन हो जाएंगे और कोई बेवकूफी भरा कदम भी उठा सकते हैं। जिसके बाद बॉयड वहां से निकल जाता है। बाहर उसकी मुलाकात एकोस्टा से होती है, जो कि व्यू मास्टर टॉय के साथ खेल रही थी। बेसिकली क्लिक करने के बाद
अंदर फोटो दिखती थी। अब एकोस्टा बॉयड से पूछती है कि जो रीइंकार्नेशन वाली बात उसने रेसिडेंट्स को बताई थी क्या वो वाकई सच भी है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल बॉयड उस डिस्कशन को साइड में रख देता है और एकोस्टा को एक और काम देता है। वो कहता है कि अब 2 टीम्स बनाओ, एक टीम कॉलोनी हाउस के बेसमेंट की तलाशी करेगी और दूसरी टीम डाइनर की जांच करेगी, और उनका मकसद कोई भी ऐसा क्लू ढूंढना होगा जो कि येलो सूट वाले आदमी को पकड़ने में या फिर समझने में हेल्प कर सके। एज विक्टर का यही कहना था कि येलो सूट वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा और वही इन सब के पीछे है। एकोस्टा को यह आइडिया काफी अजीब और लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन बॉयड के ऑर्डर के सामने उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं होती और इसलिए वो काम पर लग जाती है। अब जाते वक्त एकोस्टा व्यू मास्टर बॉयड को दे देती है और इतनी सारी टेंशन और प्लानिंग के बीच बॉयड थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए व्यू मास्टर देखना शुरू करता है और वो एक एक करके स्लाइड को फ्लिप कर रहा होता है, क्लिक कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं। एक स्लाइड में उसे अपनी और एबी की फोटो दिखती है जब वो दोनों बहुत जवान थे और शायद से शादी करने वाले थे। ये देखकर बॉयड पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है कि ये फोटो यहाँ पर कैसे आई, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टाउनशिप के पास बॉयड और एबी की इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पक्का ये येलो सूट मैन या फिर यहाँ पर जो कोई भी एंटिटी है वो पक्का बॉयड के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, बेसिकली बॉयड को डाउट में डालने की कोशिश कर रही है। खैर फिलहाल बॉयड व्यू मास्टर को साइड में रख देता है और क्रिस्टी से बात करने लगता है। दोनों डोना और रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि बाद में क्लिनिक आ जाना ताकि वो उसका भी चेकअप कर सके और कंफर्म कर सके कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक है या फिर नहीं, और कहीं वो ज्यादा प्रेशर में तो नहीं आ रहा है। लेकिन बॉयड उससे वादा करता है कि वो वहां पर जरूर आएगा। वो क्रिस्टी से माफी मांगता है कि उसने इस बारे में उसे पहले नहीं बताया, लेकिन पहले वो खुद ही श्योर होना चाहता था। क्रिस्टी उससे गुस्सा हो रही होती है, लेकिन फिर वो उसको मना लेता है, एज क्रिस्टी भी समझती थी कि बॉयड ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। खैर इसके बाद बॉयड डोना के रूम में जाता है जहां पर वो थोड़ी बहुत ठीक थी। डोना काफी नाराज नजर आ रही होती है क्योंकि बॉयड ने रेसिडेंट्स को रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी और मरे हुए बच्चों की हड्डियों और बेसमेंट में मिली नए दरवाजे वाली बात बता दी थी। उसको लगता है कि इतनी बड़ी और अजीब सी इन्फॉर्मेशन लोगों में घबराहट और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर सकती है। खैर अब डोना यहाँ पर बॉयड से रॉजर के बैरियल के बारे में बात करती है, लेकिन वो काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि बॉयड ने अभी तक रॉजर को दफन नहीं किया था क्योंकि टाउनशिप के अंदर बैरियल के लिए जगह कम पड़ गई थी, और ये बात डोना को बहुत परेशान कर देती है। लेकिन बॉयड उसको भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही रॉजर के बैरियल का इंतजाम कर देंगे। फिर बॉयड टॉपिक बदल देता है और सेटलमेंट से लाए गए टोटम्स की बात करता है। वो जानना चाहता है कि क्या उन टोटम्स का इस्तेमाल क्रीचर्स को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने लाइफ साइज डॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था, यानी कि टैबी ने, बेसिकली वो स्पीयर जो थे। अब डोना उसको याद दिलाती है कि मान लो अगर वो किसी क्रीचर को मार भी देते हैं तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और उसका पॉइंट ये है कि पहले भी स्माइली क्रीचर जो है वो खत्म होने के बाद किसी न किसी रूप में वापस आ चुका है, यानी कि फातिमा के बच्चे के जन्म से ये इशारा मिला था कि क्रीचर शायद से दोबारा जन्म ले सकते हैं, और यही उनका कर्ज भी है और यहाँ पर वरदान भी। इसलिए एक क्रीचर को मारना शायद दिक्कत का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, और बॉयड को इस रिस्क का पूरा एहसास था। फिर भी उसका मानना था कि उन्हें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब चाहे क्रीचर बाद में वापस आ जाएं, लेकिन फिर भी अगर वो साबित कर सकें कि क्रीचर्स को मारा जा सकता है तो ये टाउनशिप के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। एटलीस्ट वो डर में नहीं जिएंगे, और इसी वजह से बॉयड अब भी उस टोटम को वेपन के रूप में टेस्ट करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो सच में क्रीचर्स को खत्म कर सकता है। बट आई बिलीव कि यहाँ पर वो डॉल्स को ही स्पेसिफिकली खत्म करने के लिए था। अब सोफिया जो होती है वो एकोस्टा को देख रही होती है जो कि बॉयड के दिए गए काम को करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो उस मिशन को यहाँ पर 2 टीमों को बता रही होती है। अब तभी मीटिंग के दौरान सोफिया की नजर बॉयड पर पड़ती है जो कि कॉलोनी हाउस से एक टोटम लेकर बाहर निकल रहा था, और उसको देखकर वो थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करती है। खैर दूसरी ओर क्रिस्टी शेड के अंदर मैरियल को ढूंढ रही थी और मैरियल रॉजर की लाश के पास बैठी होती है। क्रिस्टी उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है और वही आम बात कहती है कि रॉजर अब एक बेहतर जगह पर है, लेकिन मैरियल इस बात से सहमत नहीं थी। उसकी थियोरी के मुताबिक मौत टाउनशिप से आजादी नहीं देती। उसका मानना है कि खत्म होने के बाद भी इंसान की आत्मा टाउनशिप के किसी अंधेरे डंजन में फंस जाती है, और वही डंजन जो कि मैरियल को अपने विजन्स में बार बार दिखाई देता है, और फिर वहां पर वो हमेशा के लिए दर्द और तकलीफ ही झेलती रहती है। इसी बीच बॉयड और एलिस अपनी क्रीचर हंटिंग प्लान करने की बात कर रहे होते हैं। दोनों डिस्कस करते हैं कि रात में किसी एक क्रीचर को कैसे घेरना है और फिर उस पर टोटम से वार कैसे करना है। प्लानिंग खत्म होने के बाद बॉयड अपने ऑफिस में चला जाता है, और जब वो अकेला होता है तो सोफिया अंदर आती है। वो बॉयड से कोई बच्चों की हड्डियां खोदने वाली बात के बारे में पूछ रही थी। सुनने से ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी डरी हुई थी, लेकिन सोफिया ये जानना चाहती थी क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता, और बॉयड का जवाब सीधा होता है कि हम वैसे भी मर ही रहे हैं, और अगर मरना ही है तो सब कुछ दाव पर लगाकर कोशिश क्यों ना करी जाए। और बातें करते करते बॉयड ये बता देता है कि वो टोटम का इस्तेमाल क्रीचर्स को खत्म करने के लिए करने वाला है, और सोफिया ये सुनते ही चुपचाप वहां से निकल जाती है।
अब सोफिया एक बहुत ही अजीब सा काम करती है। वो चिकन कूप की तरफ जाती है, वहां पर एक अंडा चुरा लेती है और उसको सूंघती है पहले कि कौन सा अंडा स्पेसिफिकली सही था। मे बी वो ऐसे अंडे को ढूंढ रही थी जिसके अंदर शायद से चिकन का बच्चा पल रहा हो। एनीवेज इसके बाद वो शेड में पहुंचती है और रॉजर की लाश के पास वहां पर वो अंडे के ऊपर कुछ अजीब सा मंत्र या फिर जादू जैसा बोलती है और फिर अंडा रॉजर की लाश पर तोड़ देती है और उससे कहती है कि उठने का वक्त आ गया। ये सीन काफी डरावना और रहस्यमय था क्योंकि लगता है कि सोफिया किसी प्रकार की अकल्ट या फिर सुपर नेचुरल रिचुअल कर रही थी और इसी दौरान जेड टनल का लेआउट बनाने में लगा हुआ होता है। और जेड जो होता है वो वायर्स की मदद से काफी रियलिस्टिक चीज बना रहा था। उसका काम करने का तरीका कैनी को इरिटेट कर देता है और दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बातें धीरे धीरे इस तरफ मुड़ जाती हैं कि टाउनशिप में फंसने से पहले दोनों अपनी जिंदगी में क्या क्या करते थे और कैसे लोग थे। लेकिन जेड को पता चल जाता है कि कैनी जो था वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में था, कोच था, तो वो उसको कोच कैनी कहने लगता है। लेकिन उनकी बहस ज्यादा देर नहीं चलती। एलिस और हेनरी वहां पर आ जाते हैं। एलिस कैनी से प्राइवेट में बात करना चाहता था और उसकी चिंता बॉयड का वो प्लान था जिसके अंदर बॉयड लगभग अकेला ही एक क्रीचर को टोटम से खत्म करने जाने वाला है। एलिस को लगता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है उसके पिता बॉयड के लिए। अब जब कैनी और एलिस अलग बात करने चले जाते हैं तब जेड को हेनरी के साथ अकेले बात करने का मौका मिलता है। अब जेड फिर से टैबी के मिरांडा की री इनकारनेशन वाले होने की थ्योरी पर बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त एक अजीब सी चीज होती है। हेनरी को एक और हेलुसिनेशन दिखता है जो कि काफी क्लियर था। इस बार वो वाकई में खुद को एक हॉस्पिटल रूम में देखता है और वहां पर विक्टर उसके पास खड़ा हुआ था और उसे नींद या फिर कोमा जैसी हालत से जगाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर विक्टर काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था और हेलुसिनेशन इतना रियल होता है कि हेनरी बहुत घबरा जाता है। जेड उसे होश में वापस लेकर आता है और विजन से बाहर निकालता है। लेकिन हेनरी का डर इतना बढ़ गया था कि वो जेड की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और घबराहट में वहां से भाग जाता है और जेड उसे हैरानी से देखता रह गया था। इनफैक्ट वो उसकी दारू को भी सूंघ कर देखता है कि उसने उसमें क्या मिलाया जिसकी वजह से उसे ऐसा दिखाई दिया। यानी कि जेड यहाँ पर खुद ऐसा कुछ ट्राई करना चाहता था लेकिन उसे दारू नॉर्मल दिखाई देती है। अब इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर थियरी जो है वो काफी सही साबित होती दिख रही है। हेनरी के विजन शायद से खाली हेलुसिनेशंस नहीं हो सकते। हॉस्पिटल रूम बार बार दिखना इस बात का संकेत देता है कि शायद हेनरी की असल रियलिटी या फिर टाउनशिप का कोई बड़ा राज उस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि टैबी भी हॉस्पिटल में ही जागी थी। एंड माइट भी ये भी हो सकता है कि हेनरी के जो हेलुसिनेशंस हैं वो असल में सोफिया के स्पेल का नतीजा थे। सोफिया ने हेनरी के दिमाग में एक ख्याल डाल दिया है कि टाउनशिप असल में एक सपना है और उसको बस जागना है। हो सकता है कि एबी के साथ भी ऐसा ही करा गया होगा और इस वजह से स्पेल हेनरी को बार बार ये महसूस करवा रहा होगा कि वो असल में एक हॉस्पिटल रूम के अंदर है जहां पर विक्टर उसकी देखभाल कर रहा है और उसके हिसाब से शायद टाउनशिप, मॉन्स्टर और यहाँ के सारे लोग खाली उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा हो सकते हैं और अगर वो जाग जाए तो शायद से ये सब खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सोफिया जो है वो उसको अपना अगला मोहरा बना रही थी जैसे कि एबी के साथ हुआ था। मे बी एबी को भी मैन इन येलो की आवाज नहीं हिप्नोटाइज करा हो। एनीवेज अब वापस हम बॉयड की तरफ चलते हैं। बॉयड सैरा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देता है। वो कहता है कि शेरिफ ऑफिस के आसपास रहने वाले सब रेसिडेंट्स को बता दो कि रात भर दरवाजों के करीब ही रहें और अगर ये क्रीचर को खत्म करने वाला मिशन फेल भी हो जाता है तो इससे होगा ये कि बॉयड और उसकी टीम को जल्दी से किसी सेफ बिल्डिंग में घुसने का मौका मिल जाएगा और वहां पर वो ताबीज भी लगे होंगे ताकि वहां पर अंदर क्रीचर ना पहुंच जाएं। अब इसके बाद बॉयड अपनी रोज की ड्यूटी करता है और इंश्योर करता है कि रात होने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाएं, जो कि फ्लैशबैक है सीजन 1 का, जहां पर वो घंटा बजाते हुए सभी को अंदर रहने के लिए कह रहा था, यानी कि सीजन 1 के पहले एपिसोड के अंदर। खैर दूसरी ओर कॉलोनी हाउस में फातिमा देखती है कि डोना अब भी इधर उधर घूम रही थी और वो आराम नहीं कर रही थी, तो फातिमा उसे जोर देकर कहती है कि वापस बेड पर जाकर वो आराम करे। खैर इसी बीच सोफिया सैरा के घर पर रुकने के बजाय कॉलोनी हाउस में रात गुजारने का फैसला करती है और रात काफी गहरी होने लगी थी। बॉयड, कैनी और एलिस यहाँ पर शेरिफ ऑफिस में मिलते हैं और क्रीचर पर हमला करने की फाइनल तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर कैनी और एलिस बॉयड को समझाते हैं कि उसका खुद क्रीचर्स का सामना करना रिस्की है, यानी कि उसकी पार्किंसंस डिजीज की वजह से। आखिरकार ये तय होता है कि बॉयड की जगह कैनी मिशन पर जाएगा क्योंकि बॉयड का हाथ काम करना बंद सा कर रहा था और कैनी का भी यही कहना था कि क्या पता भागते भागते उसका पैर काम करना बंद कर दे या फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसके चलते कैनी जाना चाहता था क्योंकि शेरिफ के नेक्स्ट वही था। और अब बस यहीं से इस एपिसोड का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। कैनी एक क्रीचर को ढूंढकर उस पर टोटम से वार करता है जिसने कि शायद से पायलट या फिर कैप्टन वाली नेवी वाली ड्रेस पहनी हुई थी। अब वो जैसे ही उस टोटम को उस क्रीचर के आर पार करता है तो पहले तो वो दर्द से कर्राने लगता है। सारे क्रीचर भी यहाँ पर काफी चिंतित हो गए थे, लेकिन अचानक से होता यह है कि वो क्रीचर जो था वो उठ खड़ा होता है, यानी कि इस टोटम का क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। और ये मैंने पहले भी कह ही दिया था, ये स्पेसिफिकली उन्हीं डॉल्स को मारने के लिए है या फिर जो उनके द्वारा खत्म हुए होंगे। अब होता यह है कि ना तो वो क्रीचर
क्रीचर मरता है ना ही कमजोर पड़ता है। जैसे ये होता है क्रीचर्स आसपास की बिल्डिंग्स के एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सब मैन इन येलो ने पहले ही उनको कन्वे कर दिया होगा। अब कैनी के पास भागने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस बचे हुए थे। इनफैक्ट ये जो क्रीचर था वो ये भी बोलता है कि अरे 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 जो प्लान था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर पक्का इन लोगों को पहले से ही सारी चीजें पता थी। मजबूरन अब कैनी को बस की तरफ दौड़ना पड़ता है और उसके अंदर वो घुस जाता है। अब वहां पर वो ताबीज लगा हुआ था, लेकिन वो तभी काम करते हैं जब प्रॉपरली आप सब चीजों को सील कर दो। तो होता यह है कि तभी वहां पर स्माइली मैन गेट को बंद होने से रोक देता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी ओर कॉलोनी हाउस में हम एक बहुत ही खौफनाक चीज को देखते हैं। सोफिया के स्पेल के बाद में रॉजर की लाश जिंदा हो गई थी। सोफिया लगातार चैंटिंग करे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई विच है जो कि अपना स्पेल चला रही हो। अब यहाँ पर ये जो रॉजर की लाश थी वो अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अपने सिले हुए मुंह को फाड़ कर बहुत ही खतरनाक रूप में आ जाती है। अब वो हाउस के अंदर घुस गया था और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और बस के अंदर कैनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वहां पर स्माइली मैन बस के अंदर घुस आया था। अब कैनी जो होता है वो बस के अंदर से ही एक रास्ता ढूंढकर बस की छत पर चला जाता है जहां पर स्माइली मैन पहुंच गया था। अब ये स्माइली मैन कैनी को तोड़ने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके पिता को भी उसने खत्म किया था और वो भी काफी फनी आवाज निकाल रहे थे खत्म होते हुए, तो क्या वो भी ऐसी ही फनी आवाज निकालेगा। यानी कि इंसानों का दुख और दर्द और चिल्लाना इन क्रीचर्स के लिए बहुत ही फनी था। लेकिन अब जैसे ही वो अपना असली मॉन्स्टर रूप लेता है तो एक हैरान कर देने वाली बात होती है। फातिमा किसी तरह यहाँ पर स्माइली मैन के दिमाग पर असर डाल देती है, उसे रुकने के लिए कहती है या फिर उसके मन पर कब्जा कर लेती है, क्योंकि स्माइली मैन अचानक से उलझन और शौक में पड़ गया था, अपने असल रूप में आ गया था और कैनी इसी मौके का फायदा उठाता है, जिसके चलते वो जोर से धक्का मारकर स्माइली मैन को बस से गिरा देता है और फिर तुरंत ही बस के दरवाजे को भी बंद कर लेता है और टेलिस्मैन एक्टिव हो गया था और अब रात भर के लिए वो खुद को सुरक्षित कर लेता है। यानी कि जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे थे कि फातिमा के सीन्स बिल्कुल बेकार थे, लेकिन फाइनली फातिमा को यहाँ पर शो के अंदर मेन किरदार मिल गया, क्योंकि सारे के सारे फैंस बोल रहे थे कि फातिमा से चिड़न हो रही है और मे बी इसलिए डायरेक्टर ने ऐसा किया। उसका स्माइली मैन के ऊपर कंट्रोल था। और हम ये भी देख पाते हैं कि जैसे यहाँ पर स्माइली मैन गिरा था उसे दर्द हुआ था, वैसे ही फातिमा को भी दर्द हो रहा होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में अगर फातिमा खुद को खत्म करती है तो माइट भी ये स्माइली मैन भी खत्म हो सकता है, क्योंकि वो भी उससे जुड़ा हुआ था। अब दूसरी ओर कॉलोनी हाउस के अंदर ज़ॉम्बी रॉजर तबाही मचा रहा था, लेकिन यहाँ एल्जिन को रिडेम्पशन का मौका मिलता है और यहाँ जो पैटी थी वो काफी घबराई हुई थी। वो यहाँ पर रॉजर से बोल रही थी कि रॉजर होश में आए, वो अभी भी अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अचानक से सेटलमेंट से लाया गया दूसरा टोटम वहीं पर होता है। ऑब्वियस सी बात है बॉयड ने वहां पर सुरक्षा के लिए रखा था इन केस कोई अंदर आ जाए तो एल्जिन उस टोटम को रॉजर के शरीर में घोंप देता है और इस बार टोटम का असर होता है और ज़ॉम्बीफाइड रॉजर को रोक दिया गया था। यानी कि डॉल वाला रॉजर जो था वो रुक गया था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि या तो डॉल्स पर या फिर डॉल के विक्टिम्स पर इसका असर होता है। और ये ज़ॉम्बीफाइड डॉल रॉजर जो था वो यहाँ पर किसी स्पेल के जरिए आया था जो कि किया था सोफिया ने। सो माइट भी सोफिया यानी कि मैन इन येलो के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, यानी कि इस टोटम का। और तभी शायद से सोफिया के एक्सप्रेशन बदल गए थे जब यहाँ पर बॉयड ने वो टोटम उसके पास लेकर आया था। एनीवेज जब ये सब हंगामा चल रहा होता है तो सोफिया वहां सीढ़ियों पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। वो ना किसी की हेल्प करती और ना ही किसी को रोकने की कोशिश करती है। माइट भी वो यही करना चाह रही थी। वो सबको अंदर से तोड़ना चाहती है, दिखाना चाहती है कि देखो इस टाउन के अंदर उनकी कुछ भी नहीं चलती और सब कुछ उसकी मर्जी के अधीन होता है। और बस चुपचाप वो इस पूरी केओस को देखते हुए नजर आती है, जैसे कि उसको पहले से पता हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और बूम, इसी के साथ में फ्रॉम सीजन 4 का 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और हिडन थिंग्स के बारे में। तो देखो फातिमा का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। जैसा कि अब तक हम समझ रहे थे कि फातिमा फालतू टाइम पास कर रही है, लेकिन अब हमको समझ में आ चुका है कि उसके पास में मॉन्स्टर को रोकने की शक्ति है, जैसे कि स्माइली मैन को। और यही उसकी शक्ति सबसे बड़ा वेपन बनने वाली है। उसका स्माइली क्रीचर से कनेक्शन सिर्फ विजन्स तक लिमिटेड नहीं है। एपिसोड के एंड में लगता है कि वो उसके एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके मॉन्स्टर बनने तक को भी रोक सकती है। और अगर ये पावर और स्ट्रांग हो गई तो फ्यूचर में फातिमा स्माइली मैन को दूसरे क्रीचर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। और हो सकता है कि क्रीचर्स को खत्म करने का रास्ता इंसानों के जरिए नहीं बल्कि क्रीचर्स के जरिए ही हो सकता है। एंड माइट भी उसकी यादों में झांक कर वो देख सकती है कि इनकी कमजोरी है क्या, या फिर ये भी देख सकती है कि टाउन के ओरिजिनल लोगों ने किस चीज को, किस एंटिटी को सैक्रिफाइस दिया था और उसको कैसे रोका जा सकता है। माइट भी यहाँ पर सोफिया या फिर मैन इन येलो इस जगह
का रियल विलन नहीं हो सकता। माइट भी इनका कोई और भी बड़ा बॉस या फिर और भी कोई खतरनाक इविल हो सकता है जो कि यहाँ पर ये सब करता होगा। एंड माइट भी मैन इन येलो जो है वो खाली एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन वही बात है कि मैन इन येलो और सोफिया से ज्यादा खतरनाक किसी भी एंटिटी को हमने अभी तक इस टाउन के अंदर नहीं देखा है जिसके पास में एक्चुअल में दिमाग है, जो कि टाउन को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब सबसे खतरनाक चीज है हेनरी। माइट भी हेनरी जो है हॉस्पिटल के अंदर वाकई में हो सकता है और इस टाउन के अलग अलग लोग जो हैं वो सभी के सभी दुनिया के किसी न किसी कोने के अंदर हॉस्पिटल में ही भर्ती होंगे, जिसके चलते वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर फंसा हुआ है। आपको याद होगा कि टैबी भी हॉस्पिटल के अंदर ही जागी थी, या फिर यही हो सकता है कि सोफिया जो है वो असल में यहाँ पर हेनरी को कंफ्यूज करने के लिए, ट्रैप करने के लिए सारे के सारे हेलुसिनेशन उसको दिखवा रही थी। अब एक और वियर्ड चीज ये हो सकती है कि सोफिया जो है वो सारा और हेनरी के दिमाग को शायद एक्सेस कर सकती है और इसलिए क्रीचर्स को रेसिडेंट्स की प्लानिंग पहले से पता चल जाती है। कैनी के एस्केप पॉइंट्स ब्लॉक होना नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं था। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि क्रीचर्स को पहले से ही प्लान का पता था, क्योंकि कैनी ने जब उस टोटम को क्रीचर के अंदर घुसा दिया था तो उसके बाद में उसने कहा भी था कि अरे प्लान फेल हो गया ना। तो ऐसा लगता है कि उनको सारी की सारी चीजें पहले से ही पता थी और ये बात पक्का बॉयड बाद में नोटिस करेगा कि इसके बारे में क्रीचर्स को कैसे पता चल गया कि उनकी प्लानिंग क्या थी। अब ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि अंगूई बच्चों की जो हड्डियां हैं वही एग्जिट पॉइंट हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको बाहर लाने से और भी कुछ खतरनाक वापस आ सकता है। और ये बात तो श्योर हो चुकी है कि टोटम जो है वो क्रीचर्स के लिए नहीं बने हैं, वो खाली उन डॉल्स पर ही असर करते हैं या फिर ज़ॉम्बी रॉजर पर असर कर रहे थे क्योंकि वो उन डॉल्स का शिकार बना था। सो मे बी थियरी यही है कि टोटम्स क्रीचर्स को खत्म करने के लिए कभी बने ही नहीं थे। ये अनडेड इंसानों को, स्पिरिट्स को या फिर रीएनिमेटेड बॉडीज के खिलाफ बने होंगे जैसे कि वो डॉल थी। यानी कि रेसिडेंट्स ने टोटम्स का पर्पस गलत समझ लिया था। अब बॉयड की हेल्थ को देखते हुए फ्यूचर के अंदर उसको दिक्कत हो सकती है। बॉयड के ट्रेमर्स और ज्यादा बढ़ गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4 के एंड तक बॉयड किसी सीरियस हेल्थ इशू का शिकार हो सकता है। हो सकता है कि फाइनल बैटल के टाइम पर वो फिजिकली वीक हो जाए और लीडरशिप कैनी, एलिस या फिर किसी और को लेनी पड़े। अब विक्टर का मैसेकर प्रेडिक्शन भी सच हो सकता है। विक्टर का मानना है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पेड़ जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और मिरांडा आई थी एक लड़के और लड़की के साथ और तब लड़का जिंदा बचा था। अब टैबी भी एक लड़के और लड़की के साथ ही आई है। तो मुझे लगता है कि शो पूरी प्रेडिक्शन फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन कोई बड़ा मैसेकर तो जरूर होगा और विक्टर की वार्निंग को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब सबसे क्रेजी थियरी ये हो सकती है कि क्या पता फातिमा जो है वो स्माइली क्रीचर को कंट्रोल करके इन टाउन वालों की तरफ उनको लेकर आ सकती है, यानी कि वो इंसानों का साथ दे सकता है। खुद से तो नहीं, लेकिन फातिमा उसको कंट्रोल कर सकती है, जो कि एंड में उसने किया भी था। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन सीजन 4 एपिसोड 7 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने सारी थियरीज और हिडन थिंग्स के बारे में बात कर ली है जो भी मुझे फील हुआ। और अगर आपको हेल यूनिवर्सिटी की रियल वीडियो यानी कि लॉन्ग वीडियो चाहिए, एज लास्ट वीडियो में लोगों ने कंप्लेंट करी है कि भाई 30 मिनट्स कम थे, आपको बहुत लंबी वीडियो बनानी चाहिए थी, तो अगर इस वीडियो के ऊपर 20 से 25,000 लाइक्स आते हैं तो मैं पक्का 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा हेल यूनिवर्सिटी के आखिरी एपिसोड्स की, जस्ट फॉर यू गाइज। सो अभी आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो के ऊपर 20 से 25,000 लाइक्स और 500 से 700 कमेंट करते हो तभी वो वीडियो आएगी। क्योंकि देखो, अगर मैं मेहनत करता हूं तो मुझे ये भी तो नजर आना चाहिए कि आप सभी लोग उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो इस वीडियो के अंदर प्यार दिखाओ, लाइक, कमेंट सब कुछ आना चाहिए और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए